आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य में केंद्रीय शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। इसमें हम मुगलों की केंद्रीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से अधिकारी थे और उनके क्या क्या कर्तव्य थे। मुगल शासन काल का सबसे बड़ा अधिकारी स्वयं बादशाह था। राज्य की समस्त शक्तियाँ इसी बादशाह के हाथों में केंद्रित थीं और इसकी आज्ञा ही सर्वोच्च थी। और जो व्यक्ति मुगल बादशाह की आज्ञा की अवहेलना करता था उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। मुगल बादशाह न केवल साम्राज्य का प्रधान था बल्कि हर क्षेत्र का, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या सेना का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों का सर्वे सर्वा था। मुगल बादशाह अत्यधिक शक्ति संपन्न सम्राट थे, लेकिन इतने शक्ति संपन्न सम्राट होने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी अपनी प्रजा को प्रताड़ित नहीं किया, बल्कि प्रजाहित को या प्रजा कल्याण को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य माना। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की। तो मुगल बादशाह को उसके काम में सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। हालांकि इन मंत्री परिषद की सलाहों को मानना या ना मानना बादशाह के ऊपर निर्भर था। बादशाह बाध्य नहीं था इनकी सलाहों को मानने के लिए, लेकिन शासन व्यवस्था की हर कार्य में बादशाह इनकी सलाह अवश्य लिया करता था। अब बात करते हैं कि मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री या अधिकारी आते थे। मंत्री परिषद का सबसे बड़ा अधिकारी था प्रधानमंत्री, जिसे वकील भी कहा जाता था। ये प्रधानमंत्री सम्राट के बाद सबसे ऊंचा पद होता था। ये प्रधानमंत्री बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में काम किया करते थे। मुगल साम्राज्य में जितने भी विभाग थे उन सभी विभागों की देखभाल ये प्रधानमंत्री ही किया करते थे। इसके अलावा साम्राज्य के जितने भी कर्मचारी थे उन कर्मचारियों की नियुक्तियां भी इसी प्रधानमंत्री की सलाह मशवरा पर ही की जाती थी। अगला अधिकारी है दीवान। इस दीवान को वजीर के नाम से भी जाना जाता है। वजीर राजकोष विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी कि राज्य की आय व्यय का, यानी कितना पैसा राज्य में आया और कितना पैसा खर्च हो रहा है, इन सभी हिसाबों का लेखा जोखा ये दीवान ही किया करता था। पहले एक ही दीवान सारे कामकाज को देखता था, लेकिन इसके बाद दीवानों की भी कई कैटेगरी हो गई, जिसमें से पहला है दीवाने खालसा। इसके अधिकार क्षेत्र में खालसा भूमि होती थी। खालसा भूमि सरकारी भूमि होती जिसका मालिक मुगल सम्राट हुआ करता था। तो दीवाने खालसा ये सरकारी भूमि की व्यवस्थाओं को देखता था। दूसरा है दीवाने तान। ये इसके अधिकार क्षेत्र में जागीर भूमि रहती थी, यानी कि ये जागीर भूमि की व्यवस्थाओं को देखता था। जागीर भूमि वह भूमि थी जिसमें सैनिकों को वेतन के स्थान पर भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। जिस भूमि के टुकड़े से प्राप्त आय से वो अपना वेतन प्राप्त करते थे। तीसरा है दीवाने बयू तात। ये विभिन्न कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखते थे। अगला है मुशर्रिफ़े खजाना। ये मुशर्रिफ़े खजाना केंद्रीय राजकोष यानी कि शाही खजाने की देखभाल किया करता था। ये सारे अधिकारी एक वजीर के अंतर्गत ही कार्य किया करते थे। अगला अधिकारी है मीर बख्शी। मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। ये सेना का सेनापति नहीं था। इसका काम केवल सैनिकों का संगठन करना, उनके वेतन के संबंध और उनकी भर्ती करना, उनके शस्त्रों की व्यवस्था करना, उनका निरीक्षण करना और मनसबदारों की सूची को सम्राट के आगे प्रस्तुत करना, ये सारे कार्य मीर बख्शी के थे। मीर बख्शी का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था सैनिकों को वेतन बांटना, यानी कि सैनिकों की समस्त व्यवस्थाएं ये मीर बख्शी ही देखा करता था। अगला अधिकारी है खान ए सामा। ये घरेलू विभाग का प्रधान था। इसका काम था भोजन और राजमहल की जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का प्रबंध करना। इसके अलावा बादशाह को जो समय समय पर भेंट मिला करती थी उन सभी भेंटों उपहारों का लेखा जोखा भी यही खाने समा रखता था। अगला अधिकारी है सद्र ए सुदूर।
सद्र-ए-सुदूर के पास दान विभाग, न्याय विभाग और शिक्षा विभाग था। जब कभी बादशाह या शहजादे किसी व्यक्ति को दान दिया करते थे तो उन सभी दानों की व्यवस्था इसी अधिकारी को करनी पड़ती थी। इसके अलावा धार्मिक विषयों में बादशाह को परामर्श भी सद्र-ए-सुदूर दिया करते थे, और जब न्यायिक मामलों में कार्य करना होता था तब ये प्रधान काजी के रूप में न्याय प्रदान किया करते थे। अगला अधिकारी है मुहत्सिब। मुहत्सिब का कार्य था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों के आचरण की देखभाल करना कि वे धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते थे उन्हें दंडित करना भी इसी मुहत्सिब का कार्य था। अगला अधिकारी है मीर आतिश। मीर आतिश तोपखाने विभाग का अध्यक्ष था। तोपखाने की पूरी व्यवस्था मीर आतिश ही किया करता था। अगला अधिकारी है काजी उल कुजात। न्याय विभाग का अध्यक्ष काजी उल कुजात कहलाता था। काजी उल कुजात का प्रधान कर्तव्य था न्याय की समुचित व्यवस्था करना। इसका न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय हुआ करता था और हर बुधवार को ये न्याय किया करते थे। इसके अंतर्गत बहुत से काजी काम किया करते थे, तो उन काजियों पर नियंत्रण रखना भी इसी काजी उल कुजात का काम था। इसके अलावा उन काजियों की नियुक्ति करना और उन्हें अपने पद से हटाना भी इसी का काम था। अगला अधिकारी है दरोगा ए डाक चौकी। डाक विभाग का अध्यक्ष था दरोगा ए डाक चौकी। इनका काम था साम्राज्य के अंतर्गत होने वाली घटनाओं की सूचना को मुगल सम्राट तक पहुंचाना, और दरोगा को उसके काम में सहायता के लिए अन्य मंत्री भी काम किया करते थे, जिसमें से थे वकिया नवीस, खुफिया नवीस तथा हरकारे। इन डाकों को लाने और ले जाने के लिए घोड़ों की व्यवस्था की जाती थी, और ये घोड़े तीव्र गति से दौड़ते हुए मुगल सम्राट तक सूचनाओं को पहुंचाते थे। इन अधिकारियों के अलावा और भी कुछ अन्य अधिकारी थे, जैसे कि मीर बहर, ये नौसेना का अधिकारी होता था। मीर बार, ये वन अधीक्षक होता था, वनों की देखभाल किया करता था। और दरोगा ए टकसाल, जो कि टकसालों का प्रबंध करता था। टकसाल जहाँ पर मुद्राओं का, करेंसी का उत्पादन होता था। तो मुगलों की केंद्रीय शासन व्यवस्था में ये सारे अधिकारी आते हैं।